बात करेंगे बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग, एक बहुत अच्छा चैप्टर, बड़ा चैप्टर, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, एक आध चीज डिफिकल्ट है, वैसे तो बढ़िया समझना। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं। बेसिकली देखा जाए इस चैप्टर के 3 मेन हैं, एक सिंपल प्रोसेस, एक वर्क इन प्रोग्रेस जब काम कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट काम, और एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जब प्रॉफिट भी इन्वॉल्व हो। डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, अभी ये इस चैप्टर के टॉपिक्स। बात तो समझ में तभी आएगी जब टॉपिक आगे बढ़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग वहां लगती है जब एक प्रोसेस से माल दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से बाहर आ जाता है, या तीसरे से चौथे में जाता है, चौथे से बाहर आ जाता है। तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी का इनपुट होगा, जो प्रोसेस बी का आउटपुट होगा वो प्रोसेस सी का इनपुट होगा। अब प्रोसेस सी मान लो लास्ट है तो उससे माल निकलेगा और बिक जाएगा। तो एक में से माल निकल के दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, ऐसे लास्ट वाले में जाकर वहां से तैयार होकर बाहर आ जाएगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मैं आपको प्रोसेस अकाउंटिंग के, एक है पब्लिकेशन ऑफ बुक्स का। देखिए मैंने 2 एग्जांपल दिए। तो यहां मैंने ये बताया कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वहां पे जो वर्क होता है वो पार्ट्स में कंप्लीट होता है, एक चेन सी बन जाती है। जब वो सारे चेन में से निकलकर बाहर आता है तब तैयार होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पब्लिशिंग ऑफ बुक्स का, उसमें पहले बुक्स की प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, एक बार में 16 पेज छपते हैं, 8 एक तरफ 8 पीछे की तरफ, उसको दस्ता भी बोलते हैं। फिर बाइंडिंग और फोल्डिंग होती है, वो 16 पेज छपते हैं ना, फिर उसकी बाइंड करते हैं। पहले फोल्ड करते हैं 16 पेज का सेट, 16 तो पूरे खुले होंगे, 8 आगे 8 पीछे, फोल्ड करने का स्टाइल होता है, वैसे फोल्ड करते फिर वो बाइंड हो जाती है। तो जब फोल्ड होते हैं तो कागज जुड़े होते हैं, तो फिर बुक जैसे फोल्ड होगी ना, ऐसी किताब बन गई। फिर उसको 3 तरफ से काट देते हैं, इधर से और इधर से। इधर से नहीं काटते, तभी तो वो खुलेगी ना वहां से। कई बार आपने देखोगे आपके पेज चिपके होते हैं बुक के अंदर, आप फिर कटर से उससे काटते हो, इसलिए कट चिपके रहते हैं कि उसकी कटिंग नहीं हुई, क्योंकि 8 पेज एक साथ छपते हैं ना, तो कट करने से वो 16 छपते हैं, पेज 8 होते हैं, आगे पीछे मिला के 16, तो कट होने के बाद वो 16 पेज बन जाते हैं। समझ आ गया? तो पहला प्रोसेस प्रिंटिंग, दूसरा फोल्डिंग एंड बाइंडिंग, बाइंडिंग भी बोल देते हैं क्योंकि फोल्ड होकर बाइंड होती है, और तीसरा कटिंग, बुक तैयार है। इसी तरह मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया। दूसरा पहला होता है इसमें स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब होता है धागा बनना। फिर होता है वीविंग, धागे से कपड़ा बनता है। फिर होता है डाइंग, कपड़े पे कलर चला देते हैं। फिर होता है प्रिंटिंग, उस पर छपाई होती है। चादरें होती हैं, आपने देखा होगा, भाई जेंट्स शर्ट्स भी होती हैं, लेडीज सूट्स तो बहुत होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, वो प्रिंटिंग होती है। चादरें तो सारी ऐसी ही बनती है। चादर में देखोगे ना, एक तरफ कलर होगा, एक तरफ नहीं, दूसरा होगा, वो प्रिंट होने से ना एक तरफ कलर आता है। समझ आ गया? तो ये होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अब बातें बनाता रहूं प्रोसेस की, समझ तो कुछ आएगा। बच्चे कहेंगे बताई जा रहे काम का कुछ समझ में आ नहीं रहा, वो आएगा ना हौले हौले। ये वो क्वेश्चन है जो आपके सारे बातों को क्लियर करेगा। ठीक? तो यहां पर हम कह रहे हैं कि एक प्रोसेस, एक काम 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट है, तीसरे का आउटपुट बिक जाता है। अब बता रहा है हमें तीनों की अलग अलग बात। कह रहा पहले प्रोसेस के अंदर हमने 10,000 इन्हें डाले 20 रुपए के हिसाब से, उस पर फिर हमने 15,000 रुपये और खर्चा, 10,000 और खर्चा, 15,000 लेबर पे, 10,000 ओवरहेड्स पे। इसका माल तैयार होकर प्रोसेस बी में चला गया। प्रोसेस बी में 20,000 का मटेरियल लगा, 35,000 की लेबर लगी, 20,000 का ओवरहेड लगा। फिर इसका माल जो प्रोड्यूस हुआ वो चला गया प्रोसेस सी में, उस पे 40,000 का मटेरियल लगा, 55,000 की लेबर लगी,
30,000 के ओवरहेड्स लगे और ये माल तैयार हो गया और 90 रुपए के हिसाब से बिक गया। समझ आया? तो इसमें 3 प्रोसेस अकाउंट बन जाएंगे, देखिए ऊपर नीचे और फिर नीचे। नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट है, डेबिट साइड पे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर्स आएंगे। जैसे मैं आपको सिंपल सा करके दिखाता हूँ, 1 यूनिट का कॉलम है अमाउंट का, पहले सिंपल से दिखाता हूँ। यहाँ आएगा टू मटेरियल, तो मटेरियल लगा, टू लेबर, जो लेबर लगी, टू ओवरहेड, जो ओवरहेड का खर्चा हुआ। तो डेबिट साइड पे सारे खर्चे आए। माल तैयार होके कहाँ चला गया? प्रोसेस बी में। ये प्रोसेस बी लिख दिया, इस प्रोसेस का नाम है प्रोसेस ए। 2 कॉलम बन गए यूनिट्स का और अमाउंट्स। आइए पहला प्रोसेस एक पूरा करते हैं, वापस क्वेश्चन में जाते हैं। 10,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से लगे, 15 का लेबर और 10 का ओवरहेड। 15,000 लेबर, 10,000 ओवरहेड, 10,000 यूनिट, 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए टोटल खर्च हुए। तो इस प्रोसेस में 10,000 यूनिट पर 2,25,000 खर्च हुए और ये 10,000 यूनिट हमारे यहां से निकल के प्रोसेस बी में चलेगा। कैसा लगा जी? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब प्रोसेस बी में हम लिखेंगे टू प्रोसेस ए। क्यों? प्रोसेस ए से माल आया ना 10,000, कितने के? 2,25,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में जो चीजें आ रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो आ जाएंगे, क्रेडिट में जो जा रहे हैं वो आ। कैसा लगा बेटा आपको? अब इस पे ऊपर से खर्चा होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल देखिए 20, 35, 20, 20, 35, 20, 20,000, 35,000, 20,000। अब ये 10,000 यूनिट जो है 2,25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 20, 3 लाख रुपए हो गए, हाँ के ना? तो ये बाय प्रोसेस सी में चले गए 10,000 यूनिट, 3 लाख। राजेश समझ आ रहा है या ऐसी है? इजी लग रहा, मुश्किल? इजी। अब प्रोसेस सी में आ गया, क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रोसेस बी। कितने यूनिट आए? 10,000। कितने के? 3 लाख। यहां ऊपर से मटेरियल लगेगा, ऊपर से लेबर लगेगी, ऊपर से ओवरहेड लगेगी। देखिए कितना कितना बोला, थर्ड 40, 55 और 40,000, 55,000, 30,000। अब कह रहा है ये सारा का सारा माल बेच दिया। देखिए 90 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो यहां आ जाएगा बाय बैंक 10,000 यूनिट, कितने के? 9 लाख। नौ लाख में से 3,40,000, 55,000, 30,000 घटा दो तो 4,75,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। CPL कॉस्टिंग P। बताइए आनंद आया कि नहीं? बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोसेस का दे दी। लिखिए बेटा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसका हमें अंदाजा होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं नागपुर से संतरे लाकर दिल्ली बेचता हूं और मुझे मालूम है कि हर 12 संतरे के पीछे 2 संतरे वेस्ट हो जाते हैं।
खराब हो जाते हैं भाई, आते हैं ना पिचक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। संतरे की जो कॉस्ट है मुझे नागपुर में पड़ती है ₹1 पर यूनिट। अब कोई मेरे से पूछता है कि भाई संतरे की कॉस्ट क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ₹1, मैं कहूंगा देखो मैं 12 संतरे लेके चलता हूं ₹1 के हिसाब से, ₹12 के, जिसमें से 2 मेरे खराब हो जाते हैं, तो मेरे को 10 संतरे पड़ते हैं ना साहब ₹12 के, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी 12 डिवाइड बाय 10, ₹1.20। नहीं समझ आ रहा? तो मैं ₹12 जो कॉस्ट है वो 12 संतरों की नहीं मानूंगा, 10 संतरों की मानूंगा। एक संतरा ₹1.20 का पड़ेगा, तभी मुझे फायदा होगा। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि ₹1 का एक संतरा पड़ रहा है, मैं ₹1.10 का बेचूंगा, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं 12 संतरे लेके चलूंगा ₹12 के, पहुंचेंगे 10 संतरे ₹1.10 के हिसाब से बिकेंगे 11 के, नुकसान होगा हर बार ₹1 का। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि लाता सस्ता हूं बेचता महंगा हूं, फिर भी घाटा। सोच की गलती थी ना। सही सोच यह है कि हम बोलेंगे हमारे को संतरा ₹1 का नहीं पड़ता, ₹1.20 का। अब अगर मैं ₹1.30 के हिसाब से 10 संतरे बेचूंगा, ₹13 मिलेंगे, ₹12 कॉस्ट है, ₹1 प्रॉफिट हो गया। कैसा लगा? क्लियर? अब एक स्थिति की और कल्पना कीजिए कि जो संतरा खराब हो जाता है, क्या जो संतरा खराब हो जाता है वो भी मेरा 8 आने का बिक जाता है। शैम्पू बनाने वाली कंपनी ले लेती है ऑरेंज शैम्पू, उसमें पिचके हुए संतरे का माल मत्ता डाल के बना लेती है, तो 8 आने के हिसाब से वो संतरा मेरा कितने के बिक गए, तो ₹1 के। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मुझे ₹11 के 10 संतरे पड़ते हैं, अर्थात एक संतरा ₹1.10 का पड़ता है। मैं कहूँगा देखो भाई नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, मैं 12 संतरे लेके चलता हूँ, ₹1 एक संतरा खराब हो जाता है, 11 संतरे मेरे को मिलते हैं, 10 संतरे ₹11 के 10 संतरे मुझे मिलते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ 12 संतरे लेके चलता है ₹1 के हिसाब से, ₹12 के, 2 संतरे खराब हो जाते हैं पर उसका ₹1 मिल जाता है। तो इसका मतलब जो 10 संतरे मेरे मिलेंगे वो मुझे पड़ेंगे कितने के, 11 के। तो एक संतरे की कीमत क्या हो गई, ₹1.10। तो एक संतरे की कीमत में ₹1.10 मान के चलो। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई इसको आप एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस चैप्टर के अंदर जब भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। आप कहेंगे देखिए मेरी टोटल कॉस्ट है ₹12, ₹1 मुझे मिल जाते हैं नॉर्मल लॉस के, मेरे 12 यूनिट में से 2 यूनिट खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ₹11 कॉस्ट आती है 10 यूनिट की, तो 1 यूनिट मुझको कितने का पड़ा, ₹1.10। कैसा लगा? तो आइए अब इसको आराम आराम से बातों को स्टडी करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फॉर्मूला समझ में आ गया, टोटल कॉस्ट ₹12 माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस ₹1, टोटल यूनिट्स 12 यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट पड़ा हमें ₹1.10। देखिए अब मैं इनके मतलब समझा रहा हूं। नॉर्मल लॉस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज दैट लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरेंट इन नेचर ऑफ वर्क। इनहेरेंट मतलब जो होगा ही होगा, बच नहीं सकते आप इससे, ये नुकसान ये आपको होगा ही होगा, चाहे आप कुछ करें, पंखे से भी लटक जाए तब भी ये नुकसान, बच नहीं सकते, इनहेरेंट है। सच वेस्टेज कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस। चूंकि इनहेरेंट है तो आपको शुरू से अंदाजा हो जाता है कि कितना नुकसान होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मुझे पता था हर 12 संतरे के पीछे मेरे 2 पिचकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन एवरेज 2 पिचकते। तो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से, अपनी नॉलेज से, प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हम बता सकते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज कितनी होगी।
जब तक ये वेस्टेज इस लिमिट के अंदर होगी तो उसको नॉर्मल वेस्टेज ही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनो, मेरे कहा कि 12 के पीछे कितने संतरे वेस्ट होते हैं? दो नॉर्मल वेस्टेज है। मान लो इस बार भाई साहब 3 हो गए, 3 हो गए, तो मैं कहूंगा 2 नॉर्मल लॉस हो गया, 1 एबनॉर्मल लॉस हो गया। नहीं समझे आप? नॉर्मल 2 ही माना जाएगा, 1 को हम मानेंगे एबनॉर्मल जो एक्स्ट्रा। अच्छी किस्मत थी भाई साहब, इस बार केवल 1 ही संतरे का नुकसान हुआ। आहा, अब हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस 2, 1 को एबनॉर्मल गेन कहेंगे। यानी नॉर्मल लॉस हर स्थिति में हम 2 ही मानेंगे, भले एक्चुअल लॉस ज्यादा हो, भले एक्चुअल लॉस कम हो। अगर एक्चुअल लॉस ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। अगर एक्चुअल लॉस कम होगा, जो बचत हो जाएगी, उसको एबनॉर्मल गेन कहेंगे। नॉर्मल लॉस हर केस में 2 ही बोला जाएगा, चाहे एक्चुअल लॉस 2 हो, 3 हो, 1 हो। आगे बात समझ में? अब ये मैंने बताया आपको फॉर्मूला जो सिखाया कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाएगी? टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। हमारे वाले एग्जांपल में 12 संतरे 1 रुपए के हिसाब से 12 रुपए के आए, 2 संतरे 8 आने के हिसाब से बिक गए, टोटल 12 संतरे थे, 2 का नुकसान हुआ, 1 रुपए 10 पैसे कॉस्ट आ गई। तो आप देखो, जो नॉर्मल लॉस मुझे हुआ वो लॉस गुड यूनिट्स पर नहीं बट गया। दो यूनिट मेरे खराब हुए, कितने रुपए के? 2 रुपए के। 1 रुपया मैंने वसूल लिया बेचकर, नेट लॉस क्या हुआ? 1 रुपया। सही संतरे कितने? 10। 1 रुपए को 10 संतरे पे बांट दो, पर संतरा कॉस्ट क्या आ गई? 10 पैसे। तो 1 रुपए से बढ़कर कॉस्ट 1 रुपए 10 पैसे हो गई ना सब संतरों की। नहीं समझ आई बात? तो जो नुकसान हमें नॉर्मल लॉस का होता है वो हम गुड यूनिट्स के ऊपर बांट देते हैं, यानी गुड यूनिट्स की कॉस्ट को क्या कर देते हैं? इन्फ्लेट कर देते हैं। यही बात ऊपर लिखिए, व्हेन द वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू, मतलब वो संतरे बिके ही नहीं, तो फिर हम 2 रुपए, जो 12 रुपए कॉस्ट है वो 10 संतरों की मानेंगे, और 1 संतरे की कॉस्ट क्या आएगी? 1 रुपया 20 पैसे। The cost of normal wastage is absorbed by good production units of the process and the cost per unit of good production units increased accordingly. तो वो 1 रुपए से बढ़कर क्या हो गई? 1 रुपए 20 पैसे। If normal wastage realizes some value, जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 50 पैसा के हिसाब से, the value is credited to process account, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। क्रेडिट कर दोगे ना, कॉस्ट तो डेबिट होती है, अगर क्रेडिट करोगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी? 1 रुपए 10 पैसे। समझ आ गया भाई? क्वेश्चन करूंगा उससे और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, आपको समझ में आएगा। 20,000 यूनिट है, 10 रुपए के हिसाब से हम खरीदते हैं, प्रोसेस ए में डाल देते हैं। प्रोसेस ए में ऊपर से 25,000 खर्च होता है लेबर पर, 35,000 खर्च होता है ओवरहेड्स पर, 10% नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस 2 रुपए का बिकता है, एक्चुअल लॉस में हुआ है 2,000। तो नॉर्मल लॉस इस केस में क्या होगा? 20,000 का 10% 2,000। एक्चुअल लॉस भी क्या हुआ है? 2,000। अच्छी बात है, मैच हो गया। तो ना एबनॉर्मल गेन है ना एबनॉर्मल लॉस। इसमें हम 2 अकाउंट बनाएंगे, ऊपर प्रोसेस अकाउंट जैसे पहले सिखाया था वैसे, नीचे नॉर्मल लॉस अकाउंट, और बीच में कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगा दिया। अब करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले टू मटेरियल 10,000 यूनिट है, नहीं 20,000 यूनिट है, चेक करिए। 20,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, लेबर 25, ओवरहेड 35। 25, 35, 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख के लेबर ओवरहेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब यहां लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, जिसकी हमें उम्मीद थी। वो कितनी उम्मीद थी? 20,000 का 5%, यानी 2,000। ये 2,000 की रकम यहां लिख दें यूनिट्स के अंदर। सॉरी एक मिनट, 10%, वो मैंने लिख दिया 5, क्योंकि मैंने 10 गलती से पहुंचा, 10 था, 5 दूसरे क्वेश्चन में वो दिमाग में चला, 10%, 2,000। और नॉर्मल लॉस बिकते कितने का है? 2 रुपए पर यूनिट। यहां पर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 4,000। तो नॉर्मल लॉस जो बिकेगा वो आप प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, मतलब इतना पैसा रिकवर हो गया, और नॉर्मल अकाउंट में डेबिट कर दोगे। यहां लिख दोगे प्रोसेस ए 2,000 यूनिट 4,000 रुपए। हाँ कि नहीं? तो बेटा नॉर्मल लॉस की अगर एंट्री सोचो क्या होगी? नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस ए क्या हो जाएगी? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए 4,000। क्लियर हो गई एंट्री? राइट। बाद में इसको बेच दोगे तो 2 रुपए का बिकेगा ये, तो एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पर बाय बैंक पैसा आएगा ना, तो बैंक डेबिट होता है, बाय बैंक हो जाएगा। 2,000 यूनिट कितने के बिक गए? 4,000 के। सारा हिसाब खत्म। तो बेचने पर एंट्री क्या करोगे? बैंक टू नॉर्मल लॉस कितना? 2,000। योगेश जी आपको समझ आया? सर वैसे प्रोसेस अकाउंट जो है वो कौन सा है नेचर में? नॉमिनल है। प्रॉफिट निकलेगा इससे, खर्चे दिखा रहे हैं, इनकम दिखा रहे हैं, सारे ही नॉमिनल है। नॉर्मल लॉस भी नॉमिनल है। पर्सनल और रियल तो होते हैं, पर्सनल बंदों से रिलेटेड होते हैं, रियल एसेट से रिलेटेड होते हैं। ना तो कोई अकाउंट ये एसेट से रिलेटेड है, ना कोई बंदे से रिलेटेड है, सारे नॉमिनल है। डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम। तो प्रोसेस में डेबिट में खर्चे दिखा दिए, नॉर्मल लॉस हमने नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर किया, तो वो इनकम होगी उसकी, वो क्रेडिट साइड पे दिखा। अब नीचे आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी मेरे बेटे, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट क्या होगी? 2 लाख जमा 25 जमा 35, 2,60,000। रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस ये वाली फिगर हो गई 4,000। टोटल यूनिट्स ये वाली फिगर हो गई 20,000। नॉर्मल लॉस यूनिट ये वाली फिगर हो गई 2,000। अब आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2,60,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 18,000। अब ये जो है बाय प्रोसेस ए है, तो माल किस में चला जाएगा? प्रोसेस बी में। 18,000 यूनिट, इन 18,000 यूनिट को 14 रुपए 22 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, कीमत आ जाएगी 2,56,000। देखना ये यार 0.999999 आ गया, तो उसको राउंड कर दोगे 2,56,000। कैसा लगा? तो राजे याद रखना है कि नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो पहले से प्रिडिक्टेड है, जिसकी हमें श्योरिटी है, जिसका हमें पता है कि ये लॉस होगा, जिसका हमें अंदाजा है। तो नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होती है और नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट होती है। फिर जो पैसा उसको मिलता है बेचने से बाय बैंक हो जाता है। मान लो कभी कभार कम ज्यादा मिल गया, तो जो नॉर्मल लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस यानी CPL में चला जाए। मान लो 2 रुपए का नहीं बिका, ये 1 रुपए 90 पैसे का बिका, थोड़ा सा लॉस आ जाएगा, तो वो कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग PL। कैसा लगा? डेबिट साइड पे सारे खर्चे, क्रेडिट साइड पे बाय नॉर्मल लॉस, रियलाइजेबल वैल्यू पर, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू पर, कहां बेच दिया? नॉर्मल लॉस अकाउंट। मजा आया? क्लियर? लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका।
क्लियर? ये आंसर आ गया। एबनॉर्मल लॉस, जब एक्चुअल लॉस मोर देन हो नॉर्मल लॉस के तो इसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। नॉर्मल लॉस था 2000, एक्चुअल लॉस हुआ 2500 जो कि ज्यादा है, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया 500। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट का वही फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस यूनिट्स अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। यानी नॉर्मल लॉस के केस में जो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला था वही लगेगा, और जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी उसी से आपको एबनॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप नॉर्मल लॉस के लिए 2 एंट्री करते थे, नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस, और फिर उसको बेच देते थे बैंक टू नॉर्मल लॉस, इसी प्रकार यहां भी 2 एंट्रियां होंगी, एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस, और फिर आप इसको बेच देंगे बैंक टू एबनॉर्मल लॉस, और जो नेट लॉस होगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा टू एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि आपने एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू तो किया हायर प्राइस पर, कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, बिकेगा वो सस्ता, तो जो डिफरेंस है वो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे आपके 500 यूनिट है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, ये एंट्री होगी कॉस्ट बेसिस पर, ये एंट्री होगी रियलाइजेबल वैल्यू पर, और जो डिफरेंस है वो लॉस हो जाएगा। जैसे समझो ना, मेरा एक ग्लास जो है वो 10 रुपए का पड़ता है मुझे, तुमने मेरे 2 ग्लास तोड़ दिए, मेरा नुकसान क्या होगा? 20 रुपए, तो ये एंट्री होगी 20 रुपए से। अब टूटे हुए ग्लास बाजार में 1 रुपए का बिक जाता है एक ग्लास, तो 2 ग्लास बिके कितने के? ये एंट्री 2 रुपए से होगी। 20 के तुमने मेरे ग्लास तोड़े, 2 रुपए मेरे वसूल हो गए, तो मेरे को नुकसान कितना हुआ? 18 का हुआ। अब मैं तुमसे कोई यार तुमने मेरा 20 का नुकसान कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे? सर बात तो सही, नुकसान तो मिल गया, वी आर सॉरी, पर सर 20 का नहीं किया, 18 का किया, 2 रुपए आपको मिल भी तो गए, तो बाकी सब तो ठीक है, पर देखो किया तो 18 का। नॉर्मल लॉस में क्या होता था, ये एंट्री भी रियलाइजेबल वैल्यू पे होती थी और ये भी रियलाइजेबल पे होती थी, तो इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता था। तो नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट से हटाते थे हम रियलाइजेबल वैल्यू, अब नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट से हटाते हैं कॉस्ट, बिकता फिर वो सस्ता है। तो यहां पर यही सब थ्योरी बताई हुई है। पहले मैंने ये बताया है कि जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो तो उसको अब नॉर्मल लॉस कहते हैं। ये इनहेरेंट नहीं होता, अगर ध्यान देते तो ये लॉस नहीं होता, ये एक्स्ट्रा लॉस है, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी कमी की वजह से, हमारी बेध्यानी की वजह से, बैड प्लांट की वजह से, बैड डिजाइन की वजह से हो गया। इसको आप एडवांस में नहीं बता सकते। ये नॉर्मल लॉस क्या ओवर एंड अबव होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और है, नॉर्मल वेस्टेज 50 की थी, हमें उम्मीद थी, एक्चुअल में 60 हुई, तो 10 क्या हो गई? एबनॉर्मल वेस्टेज। यहां मैंने वही बातें बताई हैं काउंटिंग ट्रीटमेंट कि एबनॉर्मल वेस्टेज को आप गुड यूनिट्स की तरह वैल्यू करते हो, तो उसकी कॉस्ट क्या निकालते हो आप? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। और इसको डेबिट कहां करते हो? एबनॉर्मल लॉस में, और प्रोसेस में क्या कर देते हो? क्रेडिट। 2 बार रिवाइज हो जाएगा। यहां पर ये लिखा है, डेबिटेड टू सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और क्रेडिट किस में हो जाता है? प्रोसेस। फिर आप इसको बेचते हो तो जो पैसे मिलते हैं उसकी एंट्री क्या करते हो? बैंक टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फिर जो डिफरेंस है वो आपका लॉस है, और वो कहां चला जाता है? कॉस्टिंग P&L टू एबनॉर्मल लॉस। एक बार बिना उसके समझा दिया था, अब एक लिखा हुआ समझा। थर्ड पार्ट में यही कह रहा था, बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ यूनिट्स एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। शिवा आपको आ गया समझ में? सोनाली चले। अब ये क्वेश्चन 3 है जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 2000 यूनिट है, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। 25,000 लेबर, 2000 बोल गया मैं, 20,000 यूनिट है, 10 रुपए के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं। 25,000 लेबर का खर्चा, 35,000 ओवरहेड का खर्चा। तो पहले इसको दिखाएंगे, वही आपका जाना पहचाना प्रोसेस अकाउंट टू मटेरियल 20,000 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख, टू लेबर कितनी है? 2 ओवरहेड, लेबर 25,000, ओवरहेड 35,000। कोई डाउट? सबर करें, लिखे मत। नॉर्मल लॉस 10% का है और 2 रुपए का बिकेगा, तो नॉर्मल लॉस के यूनिट क्या हो जाएंगे? 20,000 का 10% यानी 2,000। तो यहां पर आपने बाय नॉर्मल लॉस लिखना, 2,000 यूनिट, कृपया ना लिखें, सुनने पे ध्यान दें, 4,000 क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट नॉर्मल लॉस अकाउंट में चला जाएगा प्रोसेस ए के नाम से, 2,000 यूनिट 4,000 रुपए के, और बाद में ये बिक भी कितने का जाएगा बाय बैंक? 2,000 यूनिट 4,000 रुपए। मजा आया? आगे एक्चुअल लॉस 2,500 का है, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? एक्चुअल माइनस नॉर्मल लॉस। एक्चुअल 2,500, नॉर्मल 2,000, 500 का एबनॉर्मल लॉस। अब 500 का जो एबनॉर्मल लॉस है वो आप यहां क्रेडिट कर दोगे, एबनॉर्मल लॉस 500, और बाकी बचे हुए यूनिट 17,500 नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे बाय प्रोसेस बी। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अब आप लिखोगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी 2,60,000 है, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस 4,000 है। कैसे निकाला? आइए देखिए। टोटल कॉस्ट ये है 2 लाख जमा 25 जमा 35, 2,60,000। रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस ये है 4,000। राइट? नॉर्मल लॉस यूनिट ये है, टोटल यूनिट 20,000, नॉर्मल लॉस यूनिट 2,000। ये मैं नीचे लिख दूंगा, यहां पर 20,000 और यहां पर 2,000। 20,000 माइनस 2,000, मार्कर से सारा बता दिया। तो अब कॉस्ट क्या आ जाएगी? 2,56,000 डिवाइडेड बाय 18,000। कॉस्ट वही आएगी जो पहले आई थी, चाहे अब नॉर्मल लॉस हो या ना हो, कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे। अब एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस बी में जाने वाला माल, दोनों माल इसी रेट से मल्टीप्लाई इंटू 500 करोगे तो इसकी कीमत आ जाएगी 7,111, देखो आ रही है, और 17,500 करोगे इंटू नीचे वाले की कीमत आ जाएगी 2,48,889। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू प्रोसेस ए 500 यूनिट 7,111। बेटे कुछ नहीं बोला तो हम यही मानेंगे कि एबनॉर्मल लॉस भी उतने का बिका जितना नॉर्मल लॉस था। कॉमन सेंस लगाओ, टूटा हुआ यूनिट तो उतने का बिकेगा। दुकानदार ये थोड़ी पूछेगा यार ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है, आपको कभी ये टूटा हुआ है, एबनॉर्मल नॉर्मल से क्या लेना देना, टूटा हुआ है उसी रेट ले।
बाय बैंक 500 यूनिट कितने के बिक गए? 1000। अब जो लॉस हुआ मेरा 6111 रुपए, वो चला गया कॉस्टिंग पीरियड में। कोई बात होगी ना कि तुमने मेरे 500 गिलास तोड़ दिए और वो गिलास एक पड़ता था मुझे 14 रुपए 22 पैसे का, एबनॉर्मल गिलास तोड़ दिए। तो मैंने कहा यार तुमने तो मेरा 7111 का नुकसान करा दिया। तुमने नहीं सर, टूटे हुए गिलास 1000 रुपए के बिके भी तो हैं सर, नुकसान करा है, सॉरी, पर अमाउंट तो सही बताओ ना। ऐसे हमारा इल्जाम क्यों बढ़ा रहे हो? हमारे पे इल्जाम 7111 का नहीं आता, 6111 का आता है, क्योंकि आपने 1000 रुपए वसूल। तो वापिस आ जाओ इधर, एंट्रीज पे भी देख लें, इधर जो हमने की थी एंट्रीज आपको याद हो गई है। तो ये वाली एंट्री कितने से हुई? 7111 से। तो 7111 को आपने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट किया, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट। फिर जब आपने वो 500 यूनिट बेचे तो बैंक वाली एंट्री कितने से हुई? 1000 रुपए से। और जब नेट लॉस आपको हुआ 6111 का, वो आपने कॉस्टिंग पीरियड में पहुंचा। ऐसा करने से आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आइए एक आध बात चर्चा कर लें फिर से। देखिए पहली बात ये सीख लीजिए, कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा चाहे एबनॉर्मल लॉस हो या ना। कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल लॉस पर डिपेंड करता है, उसका एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन से कोई लेना देना नहीं। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे गुड यूनिट्स का होता है। गुड यूनिट्स प्रोसेस अकाउंट से चले जाते हैं अगले प्रोसेस में, यहां चलेंगे प्रोसेस बी में। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स भी प्रोसेस अकाउंट से चले जाते हैं एबनॉर्मल लॉस में, वहां पर वो बिक जाते हैं और जो उसका बैलेंस होता है वो कॉस्टिंग पीरियड में चला। थोड़ा समझ में आया? पूरा? अब बेटा करेंगे चर्चा एबनॉर्मल गेन का। एबनॉर्मल गेन्स को हम एबनॉर्मल इफेक्टिव भी कहते हैं। बताइए क्यों? पूछिए क्यों? दो नाम है क्या? दो नाम, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स या एबनॉर्मल गेन। ऐसा तब होता है जब हमारा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम होता है। एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम होता है। मान लो आपको लग रहा था कि नॉर्मल लॉस होगा 2000, जबकि आपका एक्चुअल लॉस हुआ 1500, तो जो बाकी 500 कम लॉस हुआ उसको हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं। समझ आ गई बात? तो बेटे एक्चुअल लॉस 1500 है, नॉर्मल लॉस 2000 है, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है, इस डिफरेंस को एबनॉर्मल गेन के नाम से पुकारा जाए। कोई डाउट? बेटे शर्माओ नहीं, मन के अरमान पूरे कर लो, पूछ लो तो। चलो अब यहां मैंने यही बताया है पहले पॉइंट में, जो एबनॉर्मल गेन होता है ये अनएक्सपेक्टेड गेन होता है। क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, जो हमने उम्मीद नहीं करी होती। और ये कब होता है? जब एक्चुअल लॉस लेस देन नॉर्मल वेस्ट होता है। फिर ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक प्रोसेस में हमने 100 यूनिट डाले, नॉर्मल लॉस 10% था यानी 10 यूनिट्स का होना चाहिए, पर एक्चुअल में लॉस 4 यूनिट का हुआ है। तो जो 6 यूनिट्स का लॉस नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन होता है लॉस का ना होना। हा हा हा, कैसा लगा? अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से कराता हूं तब मैं करूंगा फिर समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा 20,000 यूनिट हमने 10 रुपए के हिसाब से डाले,
प्रोसेस ए में 25,000 लेबर पे खर्चा आया, 35,000 ओवरहेड्स पे खर्चा आया। नॉर्मल लॉस जिसकी हमें उम्मीद थी वो 10% था, तो 20,000 का 10% क्या होगा? 2,000। पर एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो 1500 यूनिट हुआ है, 500 यूनिट का। तो ये जो 500 यूनिट है ये आपका एबनॉर्मल गेन है। एक्चुअल लॉस 2000 नहीं, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 2000, एक्चुअल लॉस 1500, 500 क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। क्लियर? अब ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है, इसमें करेंगे टू मटेरियल जो आपने इंट्रोड्यूस किया डेबिट साइड पे, सब करा हुआ पहले भी। 20,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख। टू लेबर कितनी है? 25,000। टू ओवरहेड 35,000। बाय नॉर्मल लॉस 20,000 का 10% 2,000, और यहां आ जाएगा टू एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव पास। आगे ठीक, नॉर्मल लॉस कहता है 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिक जाएगा, तो इन 2,000 की कीमत क्या हो जाएगी? 4,000। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस नेक्स्ट, उसमें हमारे यूनिट्स कितने के होंगे? बची हुई फिगर 18,500। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस की वैल्यू निकालनी है और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए बेटे हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी? इनका जोड़। एक ये मैंने गेन गलत वाले कॉलम में लिख दिया 500 यूनिट, क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखना, वैल्यू तो निकालूंगा ना। टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? 2,60,000 माइनस 4,000। टोटल यूनिट्स 20,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 2,000, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक, इंटू 18,500, 10% है नॉर्मल लॉस। अभी तो लिखा हमने, नॉर्मल लॉस 20,000 यूनिट का 10% होगा, ये लिखा हुआ 2,000। एक्चुअल लॉस हुआ 1,500 का, वो यहां लिख दिया, तभी तो 500 का नॉर्मल गेन आया। अगर नॉर्मल लॉस 1,500 लिख देगा तो फिर गेन कहाँ आएगा? नॉर्मल लॉस होता है जिसके होने की संभावना थी, एक्चुअल लॉस होता है जो हुआ है। चले, अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आ रही है?
2,63,111, 7,111। अब नॉर्मल लॉस को अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे जैसे पहले बताया हुआ है, तो प्रोसेस ए अकाउंट। ध्यान से देखो इधर 2,000 यूनिट 4,000 रुपये। अब बिक तो केवल 1,500 ही पाएंगे ना, बताइए क्यों? क्योंकि 500 तो टूटे ही नहीं, तो जो नुकसान नहीं हुआ होता वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में चला जाता। उसका रियलाइजेशन है वो यहां आ जाता। समझ गए? और यहां आ जाता है एबनॉर्मल गेन का अमाउंट प्रोसेस अकाउंट से। अब सुनो, जो हमारे 500 यूनिट खराब नहीं हुए उनकी कॉस्ट बनती है 7,111। अगर ये खराब भी हो जाते तो भी 1,000 के बिकते, तो टूट जाते तो 1,000 के बिकते, नहीं टूटे तो ये कितने के? 7,111 के। तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? 6,111। ये चला जाएगा कॉस्टिंग पीरियड। तो कॉस्टिंग पीरियड में चला जाता है प्रॉफिट। तो अब इसका ट्रीटमेंट सुनो ध्यान से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करते हैं कॉस्ट पे, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अब ये वाले यूनिट्स बिकेंगे नहीं क्योंकि ये गेन हुआ है, खराब नहीं हुआ, इसलिए इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है और एबनॉर्मल गेन में डेबिट कर दी जाती है। अब जो एबनॉर्मल गेन का डिफरेंस है वो बेसिकली आपका क्या है? प्रॉफिट। वो कॉस्टिंग पीरियड में जाता है। तो अब हर अकाउंट को समझिए ना, इधर देखिए 2,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस था, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हमने नॉर्मल अकाउंट में, लॉस अकाउंट में डाल दी। अब एक्चुअल लॉस 1,500 को हुआ था तो 1,500 बेचे, उसके 3,000 रुपये हमें मिल गए, बाय बैंक आ गया। 500 तो गेन हुआ है, इसलिए 500 की रियलाइजेबल वैल्यू गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। यहां आ गई गेन अकाउंट, क्रेडिट कर, डेबिट कर। अब एक्चुअल में गेन जो हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी? 7,111। ये कहां से आया था? प्रोसेस अकाउंट से। अब अगर ये चीज खराब भी हो जाती तब भी कितने की बिकती? 1,000 की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 7,111। तो प्रॉफिट तो कितने का हुआ? 6,111 का हुआ। वो कॉस्टिंग पे चला जाएगा। कैसा लगा? अब यहां पे एक ट्रीटमेंट सुन लीजिए ध्यान से। यूनिट्स which represents abnormal gain are valued like normal output at the process। तो हमने इसको नॉर्मल यूनिट्स पे तो वैल्यू किया नहीं? वैल्यू किया किस पे किया था? वैल्यू एट द रेट ऑफ 14.22 इस पे नहीं वैल्यू किया था? क्लियर? द कंसर्न प्रोसेस अकाउंट इज डेबिट। याद करो, प्रोसेस में डेबिट किया था। एबनॉर्मल गेन अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिट किया था। चूंकि एबनॉर्मल गेन किस लिए होता है? क्योंकि एक्चुअल वेस्टेज लेस होती है नॉर्मल से। तो जो इसका स्क्रैप रियलाइजेशन वैल्यू है वो हम क्या करते हैं? उसको बेच नहीं पाते ना। बेचते किसको है? रिड्यूस वाली वैल्यू। जैसे हमारे 2,000 का नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल गेन 500 का था, तो बेचा हमने क्या था? 1,500। और जो 500 यूनिट्स का जो वैल्यू था वो हमने कौन से अकाउंट में डाल दिया था? एबनॉर्मल गेन। और जो एबनॉर्मल गेन का बैलेंस था वो कहां चला गया? कॉस्टिंग पीरियड। तो सारी की सारी थ्योरी वही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स को नॉर्मल कॉस्ट पर वैल्यू किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रोसेस डेबिट करो, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट करो। तीसरा पॉइंट कह रहा है तो जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है वो नॉर्मल लॉस में क्रेडिट करो, एबनॉर्मल गेन में डेबिट करो। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जो एबनॉर्मल गेन का बैलेंस है वो प्रॉफिट है, वो कॉस्टिंग पीरियड में चला गया।
अब आप चेक करके बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन किया पूरा क्लियर हो गया? आपके दिमाग में शिवा डाउट आ रहा था, आपको क्लियर है? सोच लीजिए। आप कहते हैं नॉर्मल लॉस 1500, नहीं, एक्चुअल लॉस 1500।